Hello students, welcome to the solution video of the CBSE 10th board paper. Okay, we are doing the solution for set 2 and in this video we are going to do the literature section of this paper. ठीक है, section C जो आप देखते हैं आपकी दो बुक्स होती है आपके सिलेबस में, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट. ठीक है, उन दोनों बुक्स में से जो आपने चैप्टर्स जो प्रोज और पोएट्री आपने पढ़ी है उनमें से जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज द पार्ट दैट इज सेक्शन सी. ठीक है, सेक्शन सी के आप एक बार ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लीजिए एक बार. ठीक है, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व द पेपर. ओके, लेट्स लुक एट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस सेक्शन. सबसे पहले जैसा कि आपको पता ही होगा, आप लोगों ने पैटर्न देखा होगा बोर्ड के पेपर का. ठीक है, इसमें दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि किसी भी पोएम या किसी भी प्रोज में से एक आपको एक्सट्रैक्ट दिया होता है और उसमें से क्वेश्चंस होते हैं. ठीक है, जैसा कि आपका रीडिंग स्किल्स का जो पार्ट होता है उसका ही एक पार्ट है जो कि आपका इट्स टेकन फ्रॉम बेसिकली जो आपने चैप्टर्स पढ़े हैं उनमें से. ठीक है, ये वाला जो प्रोज है ये किस में से आया? ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, टी फ्रॉम असम. ठीक है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया हमारा एक चैप्टर है फर्स्ट फ्लाइट बुक में जिसके 3 पार्ट्स हैं और ये टी फ्रॉम असम में से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है. ठीक है, लेट्स लुक एट दिस एक्सट्रैक्ट. रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फ्रॉम एनी वन ऑफ द गिवन टू. आपको दो का ऑप्शन मिला हुआ है, ए और बी का. ठीक है, बी वाला है आपका थीफ स्टोरी से. ये कौन से उसमें से बुक में से? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से. ठीक है, तो आपको दो ऑप्शंस थे, इसमें से आपको ये करना था. हम सबसे पहले वाला जो ए है वो हम सॉल्व करेंगे पहले तो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में से. ठीक है, द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, Pranjal buried his nose in his detective book again. ठीक है, Rajveer too was an ardent fan of detective stories, but at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. It was green everywhere. Rajveer had never seen so much greenery before. Then the soft green paddy fields gave way to the tea bushes. It was a magnificent view. Again the backdrop of densely wooded hills, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. ठीक है, ये इस चैप्टर में से एक एक्सट्रैक्ट है. देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं इसमें से. पहला क्वेश्चन है स्टेट एनी वन इन्फेरेंस अबाउट राजवीर फ्रॉम द गिवन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, आप लोगों को एक सेंटेंस इस एक्सट्रैक्ट में से एक सेंटेंस दिया हुआ है, इससे आप राजवीर के बारे में क्या इन्फेरेंस मतलब क्या होता है, क्या इन्फर कर सकते हो, क्या तुम समझ सकते हो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को पढ़ के. लेट्स लुक एट द स्टेटमेंट. राजवीर टू वाज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वाज कीन ऑन लुकिंग एट द ब्यूटीफुल सीनरी. राजवीर जो है, ऐसा नहीं है कि उसको डिटेक्टिव स्टोरीज का शौक नहीं था, उसे भी पढ़ने का बहुत अच्छा शौक था, लेकिन उस मोमेंट पे वो बहुत ही ज्यादा कीन ऑन लुकिंग मतलब कि वो ज्यादा प्रेफर कर रहा था. वो किस चीज को प्रेफर कर रहा था? जो उसके आसपास जो ब्यूटीफुल सीनरी थी उसको देखना. तो क्या समझ सकते हैं? वन कैन इन्फर दैट राजवीर वाज एन एडवेंचरस पर्सन एंड वाज फैसिनेटेड बाय द सीनरी ऑफ असम. ठीक है, ही वाज आल्सो समवन हु वाज ऑलवेज लिविंग इन द मोमेंट. ही वाज नॉट देयर टू इग्नोर द नेचर अराउंड हिम एंड पुट ऑल ऑफ हिज माइंड इनटू अ बुक. तो इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि वो काफी एडवेंचरस था एंड ही इज आल्सो अ नेचर लवर. वी कैन मे बी अंडरस्टैंड दैट एज वेल. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ट्रू और फॉल्स. एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ट्रू और फॉल्स बताना है हमें. The reason Rajveer was interested in looking at the beautiful scenery was that the detective book he was reading was not interesting. ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है कि राजवीर जो है वो उसके आसपास के नज़ारे क्यों नहीं देख रहा था? क्योंकि उसकी डिटेक्टिव वाली जो बुक थी वो बोरिंग थी. इज दैट व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एक्सट्रैक्ट? नो, राइट. It's not like he did not like detective stories, लेकिन उसके आसपास जो भी नज़ारा था, the view that he was looking at was much more interesting to him. So this statement is false. ठीक है, false है इसका आंसर. Next question is people who live in big cities are always fascinated by the natural beauty and abundant greenery. Elaborate in about 40 words with reference to the extract. This is a question that consists of 2 marks. ठीक है, ये आपको थोड़ा सा लिखना था इसमें. क्या हम ऐसा सोच सकते हैं कि जो लोग अक्सर बड़े शहरों में रहते हैं, अक्सर किसी तरीके की अर्बन लोकेलिटी में रहते हैं, अर्बन लोकेलिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा शहरी एरिया जो होता है वहाँ रहते हैं, वो लोग जब नेचुरल ब्यूटी को एक्सपीरियंस करते हैं, मे बी बहुत ही पहली बार या बहुत ही नया नया, अक्सर बहुत ही कम एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमेशा उस चीज़ से फैसिनेट होते हैं. फैसिनेट होने का मतलब बहुत ही ज़्यादा इंट्रीग होना, किसी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होना स्पेशल वे में. क्या आपको ऐसा लगता है कि ये सही है? बिल्कुल सही है. हम अगर इस एक्सट्रैक्ट को देखें, इसमें देखें तो हम देख सकते हैं कि राजवीर कैसे कितना ज़्यादा फैसिनेटेड है, कितना ज़्यादा खुश है और कितना उसका ध्यान हट ही नहीं रहा है उसके आसपास जो नज़ारा है उससे.
ठीक है. सो answer is, it is natural for one to be fascinated by new sights. Rajveer had never seen so much greenery before, which is why he was mesmerized by the magnificent view of tea farms. ठीक है, राजवीर ने ये सब पहले कभी भी नहीं देखा था. ऑफ कोर्स टी फार्म्स जो असम में होते हैं, दे आर वेरी गुड लुकिंग, दे प्रेजेंट अ वेरी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ नेचर. ठीक है, ऐसा नहीं है कि नेचर में, मतलब राजस्थान में भी देखा जाए तो अलग अलग तरीके के फार्म्स होते हैं, बट एवरी एरिया, एवरी रीजन हैज इट्स ओन ब्यूटी. ठीक है, तो राजवीर उस चीज से बहुत ही अट्रैक्टेड था. The last question from this extract is, which phrase would correctly substitute doll-like figures in the given sentence from the extract? ठीक है, आपको इस extract में एक जगह पे ये phrase आया, doll-like figures. ठीक है, shade trees and amidst the orderly rows of bushes busily move doll-like figures. कौन इस तरीके से orderly, उसमें उन rows में कौन चल रहे हैं busy से? देखा जाए तो अगर कोई देखने ही गया है तो वो बहुत बिजी तरीके से मूव नहीं करेगा. कौन है वो लोग जो बहुत काम कर रहे हैं वहां पे? दे आर द टी प्लकर्स ऑफ द टी फार्म्स फ्रॉम असम. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो था आपका थीफ स्टोरी का, वो देखते हैं हम. आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. द क्लॉक शोड मिडनाइट. आई फेल्ट फॉर द नोट्स. दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन. Anil's money. In the morning he would probably have given me 2 or 3 rupees to go to the cinema, but now I had it all. ठीक है, I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. I had forgotten about them in the excitement of the theft. Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. ठीक है, आपका थीफ स्टोरी जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उसमें से लिया गया है ये एक्सट्रैक्ट. क्या देख रहे हैं हम इसमें, कौन सा वाला पार्ट लिया है? जब हरी सिंह ने अनिल के जो पैसे थे, जो कि उसने नया उसका पब्लिकेशन साइन हुआ था, तब उसे जो पैसे मिले थे वो उसने, हरी सिंह ने चुरा लिए थे जब वो सो रहा था. ठीक है, और वो बाद में जब आ गया था बाजार से होता हुआ, वो मैदान तक आ गया था. वहां पे मैदान में जब वो बैठा हुआ था, बारिश हो रही थी, उसने ट्रेन छोड़ दी थी. ये उस टाइम का उसके जो थॉट्स चल रहे थे, दैट इज वेयर द एक्सट्रैक्ट इज टेकन फ्रॉम. ठीक है, लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन व्हाई हरी सिंह थिंक्स ही वुड नॉट बी एबल टू राइट होल सेंटेंसेस. ये जो आपको 4 सेंटेंसेस, बेसिकली 4 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि एक सही रीजन नहीं है कि हरी सिंह सोच रहा था कि अब वो नए सेंटेंसेस लिखना नहीं सीख पाएगा. ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस हैं? अनिल वुड नॉट बी देयर टू टीच हिम. सही है, जब वो भाग गया है वहां से तो अनिल कैसे सिखाएगा? ही हैड रॉब्ड अनिल एंड लेफ्ट. ये भी सही है, उसने वाकई में अनिल को रॉब किया था और फिर वो भाग गया था. सी इज ही वुड नॉट गो बैक टू अनिल टू लर्न. ऑब्वियसली नहीं जाएगा चोरी के बाद. डी इज ही हैड नो मनी टू टेक एडमिशन इन स्कूल. ऑफ कोर्स ये जो डी ऑप्शन है, इसका कहीं से कोई लेना देना नहीं है स्टोरी से. हरी सिंह वाज नेवर गोइंग टू टेक एडमिशन टू स्कूल. ठीक है, सो दिस इज द basically we can understand this is the only option that is not a reason why Hari Singh thinks he would not be able to write whole sentences. So D is the correct answer of that question. Now second question is, why is it fair to say that Hari Singh's tone when he says I couldn't cook his meals, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore is filled with remorse and regret? Answer in about 40 words. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है ये आपका. आपको इसमें समझना है कि बहुत ही मतलब ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, हरी सिंह की टोन जब वो ये कह रहा है कि आई कुडंट कुक हिज मील्स, रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेस, इसमें रिमोर्स और रिग्रेट नजर आ रहा है क्या? ऑब्वियसली नजर आ रहा है. वो ये सब सोचेगा ही क्यों? इफ ही डिड नॉट हैव एनी रिग्रेट, इफ ही डिड नॉट फील एनी रिमोर्स, क्या वो ये लिख रहा होता? क्या वो ऐसा सोच रहा होता? नहीं, वो तो खुश होता कि हाँ ठीक है, मैंने पैसे चुरा लिए, अब मैं भाग जाता हूँ. दैट इज नॉट व्हाट ही वाज थिंकिंग अबाउट. इसीलिए हम समझ सकते हैं कि उसे रिग्रेट और रिमोर्स फील हो रहा था. It is fair to say that these thoughts show a tinge of remorse and regret because Hari Singh knows he was betraying Anil for nothing and that he was going to miss out on a better life. ठीक है, next question is, what do you infer about Hari Singh from this statement? Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. ठीक है, क्या लग रहा है हमें, क्या समझ आ रहा है हरी सिंह के बारे में इस स्टेटमेंट से? दिस स्टेटमेंट शोज दैट हरी सिंह न्यू, अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड फेल्ट दैट इट कुड ग्रेटली हेल्प हिम अचीव अ बेटर लाइफ. ठीक है,
Fourth is state true or false with reference to the given extract. The reason Hari Singh was filled with a feeling of guilt was because Anil trusted him. ठीक है, क्या इस एक्सट्रैक्ट में हमें दिया हुआ है, क्या हमें समझ आ रहा है कि हरी सिंह जो है वो गिल्ट की फीलिंग क्यों फील कर रहा था? क्योंकि अनिल ने उसको ट्रस्ट किया था और उसने उसे बिट्रे कर दिया था. सो ऑफ कोर्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, हरी सिंह को बुरा इसलिए लग रहा है अभी क्योंकि उसे पता है कि उसने अनिल का ट्रस्ट जो है वो ब्रेक कर दिया है. ठीक है. नाउ द सेवेंथ क्वेश्चन इज you have been given 2 extracts from any of the poems from your syllabus. ठीक है, तो आपको ये extract पढ़ के वो questions solve करने हैं. Let's look at the question. The A question is, the true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, it is the chameleon you see. ठीक है, How to tell wild animals जो poem है आपकी उसमें से दिया गया है extract. और कौन से वाले एनिमल के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे? कैमेलियन के बारे में, गिरगिट के बारे में. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड. ठीक है, आपको इसमें से ही लेके एक सेंटेंस दिया गया है और उसे हमें एक ब्लैंक है दिया हुआ है उसे फिल करना है. व्हेन द स्पीकर सेज इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री इट इज द कैमेलियन यू सी. ठीक है, इस लाइन के अकॉर्डिंग ही रेफर्स टू डैश एज कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ अ ट्रू कैमेलियन. ठीक है, कौन से ऐसे ट्रेट की बात हो रही है कि जब अगर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है ट्री पे तो वो कैमेलियन है? कौन सा ट्रेट होता है वो? उसका कैमोफ्लाज. ठीक है, कैमोफ्लाज कर सकता है. कैमोफ्लाज का मतलब क्या होता है? किसी भी तरीके की उसकी एटमॉस्फेयर में जो भी एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, उसमें ही छुप जाना ताकि आप किसी को दिखो ही नहीं अलग से. ठीक है, दैट इज कैमोफ्लाज. सेकेंड इज व्हाट डज द स्पीकर मीन व्हेन ही सेज अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग. ठीक है, क्या मतलब है जब ये स्पीकर कह रहा है अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग? द स्पीकर मीन्स दैट अ कैमेलियन लुक्स सिमिलर टू अ लिजर्ड. अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग मतलब क्या? ऑब्वियसली हमने देखा है कैमेलियन जो है वो काफी कुछ सिमिलर अपने बॉडी स्ट्रक्चर में इन सब में लिजर्ड जैसे नजर आते हैं. लिजर्ड मतलब छिपकली, राइट? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द स्पीकर्स डिस्पोजिशन व्हाइल डिस्क्राइबिंग द कैमेलियन? किस तरीके का डिस्पोजिशन मतलब क्या? उसका पहला जो एक इंप्रेशन जो आ रहा है, किस तरीके के कौन से मूड में वो बात कर रहा है इस कैमेलियन के बारे में. ठीक है, of course the whole poem is written in a very playful manner. ठीक है, तो हम playful ही चुनेंगे. B is the correct answer. Comment on the poet's use of language in these lines. Answer in about 40 words. ठीक है, तो आपको समझना है. of course मैंने 40 words में नहीं लिखा हुआ है, but you need to understand use of language का मतलब क्या है. एक तो बहुत ही easy to understand language है इस पूरी poem में. throughout the poem you understand it very easily. There is no metaphorical मीनिंग टू द पोएम. ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कुछ बहुत ही ज्यादा समझना पड़ेगा या ट्रांसलेट करना पड़ेगा. यू अंडरस्टैंड दिस वेरी इजीली. जो लिटरल मीनिंग है वही उस पोएम का मीनिंग है. ठीक है, और फिर उसके बाद हम और दूसरी क्वालिटीज देखें तो काफी ह्यूमरस और प्लेफुल तरीके से इस पोएम को लिखा है पोइट ने. ठीक है, काफी जगहों पे ऐसा लिखा है किस तरीके से, जैसे कि उसने जैसे कैमेलियन के बारे में बात की है तो ऐसा कहा है ना लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, जैसे कि लिजर्ड जैसा ही कुछ दूसरा. ठीक है, और जो नहीं नजर आ रहा हो, उसके कुछ कान भी नहीं है, कुछ उड़ने का भी नहीं है, बस ऐसे ही है. काफी बेसिकली हम कह सकते हैं काफी ह्यूमिलिएट तरीके से किया हुआ है कैमेलियन को. उसको बहुत ही ज्यादा रिडिक्यूल किया है एक तरीके से. सो दैट इज द यूज ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द पोम. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them, the moon is broken like a mirror, its pieces flash now in the crown of the tallest oak. ठीक है, कौन सी पोएम से है? ट्रीज बाय एड्रियन रिच. ठीक है, तो ये उस पोएम में से लिया गया है. इसके क्वेश्चंस देखते हैं. आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट. इजी है, पर्सोनिफिकेशन है. ट्रीज आर स्टम्बलिंग, स्टम्बल कौन करते हैं? ह्यूमंस, जैसे कि लिविंग बींग्स करते हैं. तो ट्रीज को पर्सोनिफाई कर दिया है, जैसे कि ट्रीज अपनी मर्जी से आगे बढ़ रहे हैं. ठीक है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द लाइन द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक. ठीक है, क्या मतलब है इस लाइन का? द पोएट सेज दैट द मून इन द स्काई लुक्स ब्रोकन लाइक अ मिरर बिकॉज एट द एंड इट इज पार्शियली कवर्ड बाय द टॉल ब्रांचेस ऑफ द oak tree. ठीक है, next question is complete the sentence with the appropriate option. In the third line the word listen is used to. options दिए हुए हैं आपको. तो ये जो extract में ये जो word है यहाँ पे listen, ये किस वे में यूज किया गया है? क्या रीजन है कि उसने यहाँ पे इस तरीके से listen कहा है? ठीक है,
Option A is serves no purpose but to complete the sentence. Option B is emphasize listening carefully to the sound of glass breaking. C is emphasize listening carefully as a change is about to take place. And D is make the reader more attentive. ठीक है, तो यहाँ पे उसने किस वे में यूज किया है? Listen, the glass is breaking. ठीक है, कि अगर तुम्हें आवाजें नहीं आ रही हो तो ग्लास अब ब्रेक कर रहा है, ट्रीज जो है वो बाहर निकल रहे हैं, एक घरों की जो छतें हैं, खिड़कियां हैं, उनको तोड़ के वो बाहर जा रहे हैं, ग्लास जो है वो ब्रेक हो रहा है. ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है C, emphasize listening carefully as a change is about to take place. कुछ बदलने वाला है, ट्रीज बाहर निकलने वाले हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द लाइन माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स विच टुमारो विल बी साइलेंट टेल अस अबाउट द पोएट स्टेट ऑफ माइंड. ठीक है, माई हेड इज फुल ऑफ विस्पर्स का मतलब क्या है? उसे बहुत सारी आवाजें आ रही है, मतलब कि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है. ठीक है, शी इज फिल्ड विद अ लॉट ऑफ थॉट्स. This line shows that for poet's mind is filled with numerous thoughts about the departure of the trees, which are symbolic of the freedom achieved by women from the dominant patriarchs. ठीक है, ये पूरी पोएम जो है इसका एक मेटाफोरिकल मीनिंग है. इट हैज़ अ वेरी फेमिनिस्ट अंडरटोन टू इट. ठीक है, तो उस तरीके के पोएट ने जिस तरीके से लिखा है, शी वॉज अ वेरी फेमस पोएट ड्यूरिंग द सेकेंड मूवमेंट ऑफ फेमिनिज्म, तो इन्होंने ऑफ कोर्स उसी के बारे में लिखा है, तो इनके दिमाग में उस तरीके की बहुत सारी थॉट्स चल रही है. ठीक है, सो दैट इज हर मूड. ठीक है, शी इज इन अ वेरी पॉन्डरस मूड, बहुत सोच रही है वो, और इसी तरीके का उसका एक होपफुल सा एक हम समझ सकते हैं कि कैसे विमेन ने अपने पेट्रियार्क से फ्रीडम जो पा ली है, तो हम समझ सकते हैं दैट इज हाउ शी इज फीलिंग. ठीक है, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन 8. क्वेश्चन 6 और 7 जो थे वो आपके पैसेजेस और स्टैंजास के थे. अब क्वेश्चन 8, 9, 10 और 11 आपके बेसिकली आपको क्वेश्चंस आंसर करने हैं, लिटरेचर के जो आपके चैप्टर्स में से क्वेश्चंस बनते हैं. ठीक है, तो इसमें से आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स ईच. ठीक है, 3 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस थे, आपको बहुत ज़्यादा लेंथी आंसर्स नहीं लिखने थे, इजी क्वेश्चंस थे इस पार्ट में तो वैसे काफ़ी. ठीक है, आपको इनमें से 5 में से कोई से भी 4 अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट आइडिया डज द पोस्ट मास्टर कम अप विद? व्हाट डिड ही डू टू स्टिक टू हिज रेजोल्यूशन? ठीक है, कौन से चैप्टर में से है? अ लेटर टू गॉड. ठीक है, लेटर टू गॉड में जो पोस्ट मास्टर था, कौन से आइडिया के साथ उसने क्या सोचा था? इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया टू आंसर हिज लेटर. The postmaster's resolution was to help Lencho financially by giving him as much money that he can possibly give. He managed it by collecting pesos from his employees and also gave some part of his salary and asked from his friends to donate for an act of charity. ठीक है, क्या किया था पोस्ट मास्टर ने? काफ़ी जगहों से उसने जुगाड़ किया था, राइट? उसने अपने जो उसके कलीग्स थे उनसे कहा कि ये कोई एक फार्मर है जिसने गॉड को लेटर लिखा है, इसको हेल्प करते हैं, चैरिटी के नाम पे ही कर दो. पर उन्होंने कंट्रीब्यूशन सबने थोड़ा थोड़ा किया, उसने अपने फ्रेंड्स को भी कहा और उसने इवन अपनी सैलरी का काफ़ी बड़ा हिस्सा भी उस चीज़ के लिए दिया. सो दैट वाज हिज प्लान. Second question is briefly bring out the contrast between the young seagull's initial attempts to fly and his first successful flight. ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट में से ही है ये क्वेश्चन. In the beginning the young seagull was very afraid to fly. She thought her wings would not support her and she would fall into the vast ocean. In fact, she lacked self-confidence. At the end, she gained her confidence to fly and was flying above the vast sea very joyfully. ठीक है, next question is explain why Amanda wants to be an orphan. Refer to the given lines from the text. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. ठीक है, अमेंडा जो पोएम है उसमें से क्वेश्चन है क्यों अमेंडा इस पर्टिकुलर स्टैंजा में जैसे कहती है, वो सोचती है कि मैं एक ऑर्फन हूँ. ऐसा क्यों सोच रही हो? क्योंकि ऑर्फन का तो देखा जाए तो काफ़ी नेगेटिव कॉनोटेशन होते हैं इस वर्ड्स के, राइट? तो क्यों ऐसा सोच रही है? Amanda is fed up with her mother's constant nagging and being told what to do. Hence, she imagines herself to be an orphan with no parental figure to control her. She wants to roam around freely and enjoy the silence that would come when there is no one around to scold her. ठीक है, तो बेसिकली इस पोम में हमने पढ़ा है कि कैसे अमेंडा को बेसिकली फ्रीडम चाहिए, वो एस्केप करना चाहती है, उसकी जो कांस्टेंट नैगिंग होती है उसके पेरेंट्स से जो मिल रही होती है वो बच के उससे कहीं दूर जाना चाहती है. ठीक है, सो वी अंडरस्टैंड दैट इज हर पॉइंट ऑफ व्यू. दैट्स व्हाई शी इज सेइंग दैट शी वांट्स टू बी एन orphan, because being an orphan is not something that we want to be.
लेकिन वो ऐसा क्यों चाहती है? क्योंकि वो एस्केप करना चाहती है उसकी कॉन्स्टेंट नैगिंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड, इलैबोरेट। दिस इज अगेन अनदर क्वेश्चन फ्रॉम द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया चैप्टर। कौन से वाले में पार्ट में से है? दिस इज द फर्स्ट पार्ट, बेकर ऑफ गोवा, ठीक है। गोवा के जो बेकर्स होते हैं उनके बारे में एक चैप्टर था, उसी में से क्वेश्चन है। The baker, his family members and even his servants would not have starved because they looked plump. Their plumpness made them appear prosperous without any starvation. Moreover, baking was a good business for them. ठीक है, उन्हें कभी भी किसी भी तरीके का स्टार्व मतलब किसी तरीके की उन्हें कोई मुश्किल ही नहीं होती थी। वैसे तो स्टार्व होने का मतलब है भूखा होना, ठीक है, लेकिन यहाँ पे स्टार्व का मतलब क्या है कि उन्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आई होगी। क्यों? बिकॉज बेकिंग वॉज अ वेरी प्रॉस्पेरस बिजनेस इन गोवा, ठीक है। राइटर ने जिस टाइम के अकॉर्डिंग लिखा है, बेकर्स बहुत ही अच्छे से रहते थे, उनकी लाइफ एकदम मजेदार चलती थी, वो उन्हें किसी भी तरीके से परेशानी नहीं होती थी। और ये कैसे नजर आता था कि बेकर्स हमेशा प्लम्प होते थे, मतलब कि हट्टे कट्टे होते थे, दे वर नेवर वेरी थिन और सिकली और एनीथिंग, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि बेकर्स वर नेवर स्टार्व्ड इन गोवा, ठीक है। Next question is Ogden Nash's The Tale of Custard the Dragon is a humorous ballad, a song on a poem that tells a story. Justify. ठीक है, humorous ballad है ये। एक ballad का मतलब क्या होता है? ballad का मतलब क्या होता है? एक इस तरीके का पोएम जिसको कि हम सॉन्ग की तरह सिंग कर सकते हैं, ठीक है, और एक स्टोरी बताई जाती है उसके थ्रू। तो इस स्टेटमेंट को हमें जस्टिफाई करना है कि एक ह्यूमरस बैलेड है, ठीक है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन is a humorous poem written by Ogden Nash in the form of a ballad. The poem tells the story of a cowardly dragon named Custard and his unexpected bravery. Throughout the poem, Nash uses wit and humor to entertain the readers. One example of wit in the poem is when Nash describes Custard as a cowardly dragon. This is ironic because dragons are typically portrayed as fierce and fearless creatures. By calling Custard a coward, Nash creates a humorous contrast between the dragon's reputation and his actual behavior. Another example of wit is found in the description of the other animals in the poem. Nash introduces a brave knight, a fierce parrot, and a fearless lion. However, when danger arises, it is Custard who ultimately saves the day. This unexpected twist adds a comedic element to the poem. Nash also uses humor throughout his choice of language and wordplay. For instance, he describes Custard as a fierce dragon killer, but then clarifies the Custard only kills mice. This play on words adds a light-hearted and amusing tone to the poem. In addition to wit and humor, the poem also contains a moral lesson. Despite his initial cowardice, Custard proves that bravery can come from unexpected places. This message is conveyed in a light-hearted and entertaining way, making the poem enjoyable for readers of all ages. Overall, The Tale of Custard the Dragon is a delightful poem that showcases Nash's wit and humor. Through clever wordplay, ironic descriptions and unexpected twists, Nash creates a humorous and entertaining story that leaves readers with a smile. Okay? Now, let's move on to the next question, 9th question. इसमें आपको 3 questions दिए हुए थे, ठीक है। कौन सी वाली बुक के questions थे ये सब के सब? फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर्स में से थे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, आपको कोई से भी 2 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हाट डज मिस्टर हैरियट मीन बाय हैप्पी पीरियड फॉर हिमसेल्फ एंड हिज पार्टनर्स, एक्सप्लेन। कौन सा टाइम था जो वो हैप्पी पीरियड मानते हैं, ठीक है। ट्रिकी वाज पैम्पर्ड डॉग एंड हिज मिस्ट्रेस मिसेस पम्फ्रे वाज एन ओवर इंडल्जेंट लेडी. For a happy period, Dr. Harriot and his partner had 2 eggs each for breakfast. Then there was a liberal inflow of wine and brandy. They were the days of deep content for him. He was naturally tempted to keep Tricky on as a permanent guest. ठीक है, कौन सा था वो हैप्पी पीरियड? जब उन्होंने ट्रिकी को अपने यहाँ रखा था, उसकी एक पर्टिकुलर डाइट, उसकी पर्टिकुलर लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए, तो उस टाइम पे मिसेस पम्फ्रे जो थी वो उन्हें बहुत कुछ भेजती थी ट्रिकी को, बेसिकली उसकी रिकवरी के लिए वो काफ़ी सारी चीज़ें भेजा करती थी, एग्स, वाइन, ब्रांडी, काफ़ी कुछ। और ये सब चीज़ें ऑफ कोर्स वो ट्रिकी को नहीं देते थे बिकॉज इट वाज नॉट गुड फॉर ट्रिकी। तो डॉक्टर हैरियट और उनके बाकी सारे पार्टनर्स के लिए सब बहुत अच्छा हैप्पी पीरियड था क्योंकि वो ही ये सब कुछ चीज़ें कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जस्टिफाई हाउ इब्राइट्स मदर प्लेड एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन हिज बिकमिंग अ साइंटिस्ट, ठीक है। कौन से चैप्टर में से है? द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। रिचर्ड इब्राइट एक साइंटिस्ट थे, कैसे उनके लाइफ में उनके साइंटिस्ट बनने में उनकी मदर ने क्या रोल प्ले किया है, ठीक है। Ebright's mother played an important role in making him a scientist. She motivated him to learn new things. She took him on trips,
bought him telescopes, microscopes, cameras, mounting material and other equipment. Every evening mother and son worked together at the dining table. His mother also helped him by writing a letter to Dr. Urquhart and allowing Ebright to attach light adhesive tags to the wings of the monarch's exit dictate to be sent to the doctor. She was the one who gave him the book which fueled his interest in science. ठीक है, हम देखते हैं कितना मदद किया इब्राइट की मदर ने उसको, बहुत ही ज़्यादा बेसिकली उन्होंने ही काफ़ी कुछ एनकरेज किया था. शी वॉज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट हिज, वी कैन अंडरस्टैंड, सपोर्ट हिज हॉबीज एंड हिज इंटरेस्ट. शी वॉज ऑलवेज देयर टू प्रमोट देम. ठीक है, तो दैट इज हर रोल इन हिज बिकमिंग अ साइंटिस्ट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेल नोन बुक ऑफ नर्सरी राइम्स सेव द वर्ल्ड फ्रॉम अ मार्शियन इन्वेजन. कमेंट विद रेफरेंस टू द बुक दैट सेव द अर्थ. लास्ट चैप्टर है इस बुक का, इसमें से क्वेश्चन आया है. लेट्स लुक एट द आंसर. द मार्शियंस अंडर द लीडरशिप ऑफ थिंक टैंक डिसाइडेड टू इन्वेड द अर्थ. दे फाउंड एन ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स, मदर गूस. ठीक है, मदर गूस सभी को पता है. Think Tank interpreted the rhymes in his own way. He got frightened. He concluded that the people on the earth were more powerful than and advanced than he was. He called his crew members back. Hence, the old book of nursery rhymes saved the world from a Martian invasion. ठीक है, इस तरीके से वो सिंपल सी एक छोटी सी बच्चों की एक बुक ने कैसे अर्थ को एक मार्शियन इन्वेजन, मतलब कि मार्स के जो लोग थे, मार्स वाले जो एलियंस थे, वो अर्थ को इन्वेड करने वाले थे, यहाँ पे अटैक करने वाले थे, टेक ओवर करने वाले थे, और कैसे ये मदर गूज ने रोक लिया. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. एक आपको 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से कोई सा भी एक अटेम्प्ट करना था. ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं. अ डिजायर इज मोर पर्सनल वेयर एज अ विजन हैज ब्रॉडर कॉनोटेशंस. You have been asked to present an analysis of Walli's desire and Mandela's vision and how they are respectively fulfilled. Write this presentation draft including your insights in about 120 words comparing the approaches of both Walli and Mandela. ठीक है, you may begin like this. One acknowledges that both Walli and Mandela dash 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 however. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है. ठीक है, 2 ऐसे चैप्टर्स लिए हुए हैं जो कि यूजुअली हम रिलेट नहीं करते हैं, लेकिन देखा जाए तो हमने यहाँ पे एक आइडिया प्रेजेंट किया गया है आपको कि एक डिजायर और एक विजन में क्या फर्क होता है. ठीक है, डिजायर, इच्छा जो चीज होती है वो एक पर्सनल होती है. विजन क्या होता है, फ्यूचर को लेके एक आउटलुक, कि जो आने वाला फ्यूचर है, नॉट जस्ट फॉर मी बट फॉर पीपल अराउंड मी एज वेल, कैसा होना चाहिए, दैट इज अ विजन. तो वल्ली के डिजायर और मंडेला के विजन में क्या डिफरेंस है. ठीक है, कैसे हम समझ सकते हैं कि वल्ली ने अपने डिजायर को पूरा करने के लिए क्या किया और मंडेला ने अपने विजन को फुलफिल करने के लिए क्या क्या किया, एंड हाउ दे वर फुलफिल्ड. कैसे हम समझ सकते हैं उन दोनों के बीच में कॉमन क्या है, पर उन दोनों के अप्रोचेस में डिफरेंस क्या है, और क्या उन दोनों के जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं उन सब में डिफरेंस क्या है. दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज अबाउट. ठीक है, आपको एक बेसिकली एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है कि कैसे आप इसके आंसर को स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है, क्या कोई भी एक एक्नॉलेज करेगा, इस तरीके से एक सेंटेंस दिया हुआ है. लेट्स लुक एट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. One acknowledges that both Walli and Nelson Mandela share qualities of fearlessness and determination. However, Walli's story is personal, focusing on her journey to buy a bus ticket, while Mandela's fight against apartheid was on a national and international scale. Walli, the protagonist of Madam Rides the Bus, showcased fearlessness by her determination to achieve her dreams. Despite coming from a humble background, she had the courage to pursue her passion for flying kites and never let social expectations hold her back. Walli's determination was evident in her relentless pursuit of her goals, even when faced with obstacles. ठीक है? Similarly, Nelson Mandela, a renowned leader and activist, exhibited fearlessness and determination throughout his life. He fearlessly fought against apartheid in South Africa, enduring years of imprisonment for his beliefs. Mandela's determination to bring about equality and justice was unwavering. Even in the face of immense challenges, while both Walli and Nelson Mandela shared these character traits, their contexts and journeys were different. Walli's story focused on her personal dreams and aspirations, while Mandela's struggle was on a larger scale, fighting for the rights of an entire nation. In conclusion, both Walli and Nelson Mandela exemplified fearlessness and determination in their own unique ways. They serve as inspiring examples of individuals who stood up for what they believed in and made a significant impact on the world. वल्ली ने अपने डिजायर्स पूरी करने के लिए क्या किया, उसको बस में एक बार राइड करना था, उसको जर्नी चाहिए थी. ठीक है, उसने कितना रिसर्च किया, कितने पैसे बचाए, कितनी चीज़ें की. ठीक है,
दैट इज हर पर्सनल जर्नी। नेल्सन मंडेला ने काफी कुछ किया अपने नेशन को अपार्थाइड सिस्टम से फ्रीडम दिलवाने के लिए, ठीक है। ही वॉज अ सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है। तो ये इन दोनों की लाइफ की जर्नीज में फर्क है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, you have been chosen to address the student gathering from the nearby schools to speak on how to deal with loss, personal or material. Prepare the speech draft in not more than 120 words with reference to the commonality of themes in John Berryman's The Ball Poem and A Sermon at Banaras. ठीक है, आपको एक स्पीच डिलीवर करना है, ठीक है। तो स्पीच किस तरीके से लिखते हैं उसका एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, कैसे आप शुरू कर सकते हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, today I'd like to discuss two pieces of literature that offer a powerful insight into how we can learn to deal with loss, ठीक है। और एंड करने के लिए भी आपको एक प्रॉम्प्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो किस बारे में स्पीच देना है आपको, लॉस से कैसे हम डील कर सकते हैं, किस तरीके का लॉस, ठीक है, पर्सनल या मटीरियल। पर्सनल लॉस किसके साथ था, सरमन एट बनारस में कीसा गौतमी लॉस्ट हर सन। मटीरियल, बॉल पोएम में उस बच्चे की एक बॉल खो जाती है and that is a material loss। कैसे हम इन चीजों के साथ डील कर सकते हैं, let's look at the answer। Good morning everyone, today I'd like to discuss two pieces of literature that offer a powerful insight into how we can learn to deal with loss. The story The Sermon at Banaras is based on the concept of life and death. It explains the biggest truth that humans are mortal and death is the only truth. The concept of detachment from loved ones and the importance of silence for attaining inner peace have been discussed. The story of a misfortuned women has been given so that the readers can understand the concept. The learnings that can be depicted or learned from the story is how the loss of irreplaceable things brings grief and sorrows to people, but only by learning to stay calm and understanding the perishable mortal nature of things will help in living life normally and forgetting the loss. It can be difficult for the boy from the ball poem to understand this notion, as he is too young to understand the depth of these words and is alone in his loss, and he has no one to explain and must learn from his experience. As he is young, he will require time to cope up with the loss he has suffered. To conclude, I'd like to say that it is very easy to feel disheartened, but maturity only comes through such loss and heartbreaks. And after that, you can write thank you. ठीक है? So this is a speech on how to basically deal with, how to cope with loss that you experience in your life, be it personal loss or material loss. ठीक है? कैसे इन दोनों चैप्टर्स में लॉस को कैसे एक्सेप्ट करना है, कैसे उसको समझना है, कैसे उससे क्या सीखना है और फिर कैसे उससे मूव ऑन करना है, दैट इज व्हाट हैज बीन डिपिक्टेड, व्हाट हैज बीन टॉट इन दीज चैप्टर्स, ठीक है। सो दैट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। It was quite a hard question. I hope you understood what you were supposed to do in this. And the next question is 11th, same thing, 6 क्वेश्चंस का, सॉरी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है दोनों में से। ये वाला भी काफी हार्ड क्वेश्चन था वैसे। इमेजिन दैट ग्रिफिन्स कॉन्शियंस प्रिक्स हिम एंड ही डिसाइड्स टू राइट अ डायरी एंट्री अबाउट मिसयूजिंग साइंस एंड एंडेंजरिंग सोसाइटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस। राइट दिस डायरी एंट्री एज ग्रिफिन इन अबाउट 120 वर्ड्स, ठीक है। रेफरेंस मतलब आपको कहाँ से लेना है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से ये क्वेश्चन है। ग्रिफिन हमें पता है कौन है, ठीक है। डायरी एंट्री कैसे होती है, सबसे पहले आप डेट लिखते हो ऊपर, फिर डे लिखते हो, फिर टाइम लिखते हो, फिर डियर डायरी लिख के यू हैव टू मेक इट पर्सनल, ठीक है। इसमें लैंग्वेज थोड़ी कैजुअल यूज होती है, कैजुअल लैंग्वेज के साथ साथ आपके पर्सनल ओपिनियंस बेसिकली आप लिखते हो। डायरीज में ऑब्वियसली क्या लिखते हैं हम, अपने मन की बातें, राइट। सो दैट इज हाउ वी वर सपोज टू राइट, फ्रॉम हुज पॉइंट ऑफ व्यू, ग्रिफिन्स पॉइंट ऑफ व्यू, के ग्रिफिन की जो कॉन्शियंस है, मतलब जो उसका कह सकते हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, अंतरात्मा, ठीक है, उसकी अब उसको कचोट रही है, जो उसने किया है पूरे चैप्टर में हमने पढ़ा है कि क्या क्या करता है वो, ठीक है। वो एकदम बिल्कुल क्रिमिनल ही बन जाता है, ठीक है। तो अब उसको ऐसा लग रहा है कि उसने गलत किया, तो क्या लिखेगा वो इस तरीके से, जब उसको ऐसा फील होगा तो डायरी में क्या लिखेगा। डियर डायरी, my conscience has been pricking me for quite a while and I can't help but feel regret for my recent actions. I do not feel like a true scientist. Instead of using my invention for the betterment of society, I used it to steal food and clothes. I feel like a disgrace to the scientific community. On top of it, I have become a criminal. I wish I could go back in time and undo some of the things I have done. Mr. and Mrs. Hall were great people, but I betrayed them. I have become a danger to society. I don't want to live like a fugitive anymore. Maybe I should surrender myself to the police, as I can't trust myself to take sane decisions. Or maybe I should destroy the formula so that it can't be abused any more.
ग्रिफिन, ठीक है, नीचे आपको नाम लिखना होता है अपना, whoever is entering in the diary, ठीक है, उसका नाम आ जाता है. So this is something that we can create. Completely value based question है, आपको अपने हिसाब से लिखना था. It's not that hard when you understand the format of diary entry, ठीक है. Next question is, a character arc is the transformation or development of a character throughout a story and refers to the changes a character undergoes as a result of their experiences, challenges and interactions with other characters. ठीक है, हमें पता है कैरेक्टर आर्क क्या होता है, आप कॉमिक्स वगैरह पढ़ते हो, कैसे कोई कैरेक्टर जहाँ से शुरू करता है स्टोरी के एंड में क्या वो वहीं रहता है, नहीं, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो चुके होते हैं. तो एक कैरेक्टर आर्क मैटिल्डा का पूछा गया है इस क्वेश्चन में. कौन सी स्टोरी से? नेकलेस जो स्टोरी है बाय गाय de Maupassant, ठीक है, उनकी जो स्टोरी है मैटिल्डा जो उसमें मेन कैरेक्टर थी, उसका बेसिकली कैरेक्टर आर्क आपसे पूछा गया है कि क्या क्या उसके कैरेक्टर में चेंजेस आए, व्हाट द थिंग्स दैट हैपेंड. प्रिटी एज अ पिक्चर, मैटिल्डा इज वेरी ग्रेसफुल, suitable for an affluent household but born into a family of clerks. She often sulks at her fate. Further, she is married to a petty clerk, Mr. Loisel, who works in the office of the Board of Education and has modest earnings with which he is unable to fulfill the rich dreams of his wife. Indulging in self-pity, Matilda feels that life has been very unkind to her and circumstances have cheated her of what she deserves. She is simple but is unhappy because she is dissatisfied with what life has offered her. This complaining nature controls all her actions. ठीक है, she constantly grumbles about her poverty and craves for riches, luxury, comfort and attention. Her dissatisfaction and self-pity makes her and her husband's life miserable. However, she has some good traits too that get revealed during adverse circumstances. Once humbled and humiliated, Matilda bears her loss and misery heroically. ठीक है, though unused to daily chores, she takes upon herself all the drudgery without complaining. She courageously bears the responsibility of helping her husband pay off the debt and therefore tries her level best to make her contribution. Her quality of self-respect eventually makes her a very strong and tenacious woman. ठीक है, तो हम मैटिल्डा के बारे में क्या समझ सकते हैं, कौन से ऐसे तरीकों से आप किसी का कैरेक्टर आर्क कैसे बता सकते हो. You need to take a few keywords, ठीक है, कि पहले हम क्या एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं उसके लिए और लास्ट में हमने कुछ और अलग एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, तो कैसे वो चेंजेस नजर आ सकते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देखा है, feels that she has been life has been very unkind to her, ठीक है, और कौन से ऐसी चीजें देखिए, grumbles, ठीक है, craves for riches, luxury, comfort, ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि पहले वो कैसी थी और बाद में जब उसकी लाइफ में कुछ और बुरा हुआ, कुछ और डेवस्टेटिंग हुआ, तब उसने उस लॉस को कैसे बेयर किया. ठीक है, तब उसकी कौन सी क्वालिटीज हमें नजर आती है, वो एक्सेप्ट करती है अपना फेट, वो एक्सेप्ट करती है कि कैसी लाइफ उसके साथ जो भी हुआ है, और लास्ट में काफी स्ट्रॉन्ग और टेनेशियस बन जाती है. ठीक है, सो दैट वाज द सॉल्यूशन टू द सेट 2 ऑफ द बोर्ड पेपर. I hope you understood all the answers and I hope you were able to do well in your exams. Okay, I'll see you in the next video. Goodbye.